Okay, so Ramnivas, first let me congratulate you for getting selected in very prestigious assistant professor job in Bihar Public Service Mission. Congratulations for that, Ramnivas. Thank you, sir. Thank you very much, sir, for all your supports. And I also must thank you, Ramnivas, कि आपने time दिया in the night for this interaction and recording. And I am very sure, Ramnivas, ये जो आपके साथ interaction होने वाला है, ये बहुत ज्यादा valuable होगा students के लिए. बिकॉज आप का जो अपनी जर्नी होगी वो आई एम वेरी श्योर उसमें बहुत सी लर्निंग बच्चों को मिलेंगी. आप बहुत सी ऐसी चीजें उनको बताएंगे जो वो सुनेंगे और उनको उसका बेनिफिट होगा. एंड यू नो द पर्पस ऑफ द इंटरेक्शन ऑलरेडी यू आर अवेयर. सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप जो स्टूडेंट सुनने वाले होंगे और जो आप उनको बताना चाहते हैं यू प्लीज शेयर ऑल द थिंग्स. नाउ आई स्टार्ट रामनिवास विद योर बैकग्राउंड. एंड आई वॉन्ट यू टू टेल अस अबाउट यू. आप कहाँ से हैं, कौन से टाउन से, कौन से विलेज से हैं आप, कौन से शहर से हैं, आपके Yes, sir. पेरेंट्स का नाम आप बताएं और फिर आप अपनी एकेडमिक जर्नी हमारे साथ शेयर करें. ये सर मेरा गांव सर सिंगारपुर है, जो कि लखीसराय जिले में आता है. बिहार राज्य का ये बिहार राज्य में ही है सर. और मेरे पिताजी का नाम सर श्री रामाश्रय सिंह है, जो फार्मर हैं. और मेरी माता का नाम अनीता देवी है सर. वो एक गृहिणी है सर. और मेरा सर स्कूलिंग जो है वो गांव में ही हुआ है, सरकारी स्कूल में ही हुआ है. और मुझे जो आज मैं हूँ सर, अगर इसमें बनाने में सबसे बड़ा योगदान जो है मेरी माँ का है सर. क्योंकि मेरा जो पारिवारिक परिदृश्य रहा है सर, वो कुछ ऐसा नहीं था, मतलब बिल्कुल ही अति साधारण था. और मैं भी वैसा स्टूडेंट शुरू में नहीं था. मैं पढ़ना नहीं चाहता था, जैसे गांव के बच्चे होते हैं, मैं भी वैसा ही था सर. तो मेरी माँ बोलती थी कि तुम अगर स्कूल नहीं जाओगे तो घर में पढ़ो. तो वो घर में पढ़ाती थी. तो मुझे फिर लगता था, शुरू शुरू में मुझे ये लगा कि यार इससे तो बढ़िया है कि मैं स्कूल ही चला जाऊं. तो घर में ही रह के पढ़ना है तो स्कूल चला जाऊं. तो वहां से मैंने फिर धीरे धीरे करके स्कूल जाना शुरू किया. और लाइफ में सर एक दो टीचर हर स्टूडेंट को ऐसे मिलते हैं जो उनको मतलब उनका इंटरेस्ट जगा देते हैं. तो फॉर्चुनेटली सर हमारे गांव में भी ऐसे टीचर थे. अ, शुरू में जैसे सुधीर सर थे, तो उनके पास मैं जाता था पढ़ने के लिए, तो डर से पढ़ता था मैं, क्योंकि वो मारते बहुत थे. तो वहाँ मैं डर के मारे फिर थोड़ा पढ़ा 5, 6, 7, 8 तक. फिर 8 में सर एक सरकारी स्कूल में वो बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स हुए. और उसमें मैं बड़ा लकी रहा सर, कि हमारे स्कूल में जो बगल के गांव है सहूर, पंडित कार्यानंद शर्मा उच्च विद्यालय सहूर, उसमें उस टाइम जो टीचर्स आए वो सारे मतलब बहुत ही अच्छे टीचर थे. जैसे एक मनोज सर आए, डीके सर आए, सीताराम सर, भोला सर, ये सुरेश सर, ये सारे टीचर इतने अच्छे थे कि मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि सरकारी स्कूल में इतने सिंसियर टीचर मिलेंगे. तो मैं लकी रहा सर यहाँ पे कि इतने अच्छे टीचर मिले. और फिर वहाँ से जो है मेरा इंटरेस्ट पढ़ाई में वो जग गया सर. और फिर उसके बाद मैं मतलब सेल्फ सेल्फ ड्राइविंग हो गया, मैं खुद से ही मैं पढ़ने लग गया, सारा कुछ करने लग गया. और मेरे गांव में भी थे, जैसे रामानुज सर थे, तो उन्होंने देखा, पापा के पास आते थे तो देखते थे कि पढ़ रहा है, तो उन्होंने भी मुझे बुलाया कि तुम मेरे घर पे आओ, हम भी तुम्हें पढ़ाएंगे. तो फिर कुल मिला करके सर वहाँ से फिर लाइफ ही चेंज हो गया मेरा. फिर उसके बाद जो है सर, मैंने अपना जो इंटरमीडिएट है सर, वो थोड़ी ही दूर पे है, लाखों चक चानन में एक हाई स्कूल है, आरलाल चानन +2 हाई स्कूल. वहाँ से ही मैंने किया सर. और वहाँ पे भी सर जैसे थे एक कृष्णनंदन सर थे, वो भी ठीक थे. फिर मैंने कोचिंग लिया भागलपुर में, और यहाँ आके वो देता था एंट्रेंस. तो फिर उसके बाद सर मैंने बीटेक किया अपना विद्या विहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पूर्णिया में. 2015 में 11 में एडमिशन लिया सर मैं. तो वहाँ पे भी सर मुझे एक टीचर मिले, रत्नेश सर, जो आईटी खड़गपुर से थे. वो भी बहुत अच्छे थे सर. और इंजीनियरिंग में मेरा ऐसा कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था सर शुरू में. पर उन्होंने इस तरह से पढ़ाया कि मेरा मतलब इंटरेस्ट खुद ब खुद डेवलप हो गया सारे सब्जेक्ट्स में. फिर वहाँ से सर उस टाइम में सर मेरी एक मैं वो इंडियन नेवी में मेरी सर एक हुआ था जॉब, मैं गया था वहाँ पे. तो वहाँ पे सर वो एक्चुअली मेरी लाइफ का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट
मतलब क्या बोलते हैं सर, चेंज जो ड्रास्टिक चेंज आए मेरे जीवन में, मेरे सोचने में, मेरे समझने में, वो सर उसी रिक्रूटमेंट से आया। मैं उसका रिटर्न पास किया सर और दौड़ने के लिए गया। तो बाहर में मुझे मतलब लोग मिले, वो ऑलरेडी वहाँ पे थे। उन्होंने बोला कि कुछ खा के जाना, कुछ लेके जाना। पर मैं थोड़ा सा वो उस टाइप का था सर, जिद्दी टाइप का था। तो मैंने नहीं सुना है, क्या सुना है इनका, ऐसे बोल के मैं अंदर चला गया सर। और सर वो अंदर चला गया, रिटर्न दिया, और दौड़ने में लग बज गए सर लगभग 1:30 से 2 बज गए। और मैं दौड़ा, तो उसके बाद मेरी हालत इतनी खराब हो गई सर कि मतलब मुझे लग रहा था कि मैं जिंदा बाहर नहीं निकल पाऊंगा। दौड़ में मैं आ गया, पर वो डिप्स मरवाते थे ऐसे करके सर, तो वो मैं नहीं कर पा रहा था। तो नहीं कर पाया, फिर बाहर निकला, तो वहां से मुझे लगा कि जो भी सीनियर हो या जो भी टीचर हो, उनकी सुननी चाहिए, क्योंकि वो आपसे एक्सपीरियंस, आपसे आप जो करने जा रहे हो वो कर चुके हैं, तो उनकी सुननी चाहिए। तो वहां से सर जो मेरा जो टीचर के प्रति या जो सीनियर्स के प्रति मेरा सोचने का या समझने का नजरिया ही बदल गया सर। और ये चीजें मुझे फिर बाद में बहुत आगे लेके गई और बहुत हेल्प की सर। तो फिर उसके बाद सर मैं बीटेक में आया, तो रत्नेश सर के साथ ही मैं रहता था, हमेशा उनके साथ ही रहता था। तो फिर वहां से धीरे धीरे किया सर। मैं 2015 में मेरा बीटेक हुआ। तो उसके बाद सर मैं अपेयरिंग में मैंने गेट किया, मेरे 47 मार्क्स थे सर। तो उस बेसिस पे मतलब फाइनल राउंड तक एनआईटी नहीं मिला था सर। तो मैं सोच रहा था कि मुझे शायद स्पॉट राउंड में मिल जाए एनआईटी। तो फिर सर ने मेरे बोला कि एनआईटी में जाकर के कुछ नहीं होगा, वो जाओगे उसके बाद भी स्ट्रगल ही होगी, तो बेटर है कि तुम एक चांस और लो। पर हमारे परिवार की इतनी हालत इतनी अच्छी नहीं थी सर कि मैं मेडी जाके कोचिंग ले पाता। तो उस टाइम जो हमारे कॉलेज के जो सेक्रेटरी थे सर, राजेश चंद्र मिश्रा, उन्होंने मुझे बोला कि तुम यहाँ पे एक रुक जाओ, 1 साल पढ़ाओ, एज ए लेक्चरर वर्क करो 1 साल। उसके बाद जो है तुम तैयारी देना, आगे जहाँ जाना होगा चला जाना, अगर अच्छा हुआ तो। तो उसके बाद सर मैं 1 साल वहीं वहीं पे पढ़ाया सर एज ए लेक्चरर। और टीचिंग में सर मेरा एक्चुअल इंटरेस्ट वहाँ डेवलप हुआ। तो फिर और मेरे जो सर थे उन्होंने बोला था कि लाइफ में देखो, बेरोजगारी भी है, बेरोजगारी बहुत है, लोग बहुत हैं, पर फिर भी सही जगह पे सही लोगों की कमी आज भी है। सही बात है। तो इसका रीजन ये है कि लोग जो है एक गोल नहीं डिटरमाइन कर पाते। तुम्हें अगर दूर तक जाना हो तो तुम्हें जल्दी शुरू करना पड़ेगा। तो तुम पहले एक गोल सेट कर लो कि तुम्हें करना क्या है। अगर पीएसयू में जाना है तो हो सकता है कि तुम्हें 2-3 साल लग जाएंगे। और अगर टीचिंग में जाना है तो जल्दी से चले जाओ एमटेक में। तो मैंने बोला सर कि मुझे प्रोफेशन वाइज तो टीचिंग ही ठीक लगता है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, दो गेट। तो गेट दिया उस बार सर। फिर मेरा यहाँ पे आईएसएम धनबाद में एमटेक में हुआ सर। तब ये आईआईटी नहीं था सर, तब आईएसएम ही था। फिर मैं एडमिशन लिया तो उसी साल ये आईआईटी कन्वर्ट हुआ। तो सर भी बोले कि वहाँ वहाँ पे ही चले जाओ, क्योंकि वो अगले साल आईआईटी बन जाएगा तो फिर उसमें एडमिशन लेना और मुश्किल हो जाएगा। तो फिर सर मैं उस साल एडमिशन ले लिया 16 में। और 2018 में सर मेरा एमटेक हुआ। और उसी टाइम मैं एमटेक में सर एडमिशन लेना इसी पर्पज से गया ही था कि मुझे एमटेक भी करना है, पीएचडी भी करना है और प्रोफेसर बनना है। शुरू उसी टाइम से क्लियर हो गया था। वो मैं नहीं सोच रहा था सर, वो सर सोच रहे थे। और मेरे साथ ऐसी घटना हुई थी कि मुझे लग गया था कि टीचर जो बोले, सीनियर्स जो बोले, सुनना है, मानना है, सुनना है उस पे, उसको इग्नोर नहीं करना। तो मैं सर सीरियसली जो भी बोलते थे मैं डिवोशनली उनको फॉलो करता था। तो मैं यहाँ आ गया सर। फिर यहाँ पे 2018 में हुआ एमटेक, सारे लड़के प्लेसमेंट में बैठे, मैं सर किसी प्लेसमेंट में नहीं बैठा। लोग बोलते थे तो मैं पहले से बोलते थे कि भाई मुझे बनना प्रोफेसर है। तो फिर मेरे जो गाइड थे सर, एमटेक गाइड थे प्रोफेसर सचिन कुमार सिंह, वो भी सर काफ़ी अच्छे थे। मैंने उनके अंडर ही एमटेक लिया। फिर पीएचडी भी उनके अंडर ही मैं करने लग गया सर। और चूंकि मेरा एमटेक और पीएचडी सारा कंटिन्यूअस था, और कुछ लोग तो सर एमटेक करके घर चले गए थे, पर मैं घर नहीं गया था, मैं यहीं था। तो यहीं से इंटरव्यू देता था। सर बोले कि तुम एक बार ओल्डर आईआईटी तैयार देख लो, अगर ओल्डर आईआईटी में हो जाती है तो वहाँ चले जाना, सेम एरिया मिलता है। तो मैं दिया सर। पर नहीं हुआ। एक जगह हो भी रहा था तो वो बायोमेडिकल कर रहे थे सर, तो मैं उनको इंटरव्यू में ही बोल दिया था सर कि मैं सर कंडीशन मॉनिटरिंग वाले एरिया में इंटरेस्टेड हूँ। तो फिर उन्होंने लिया नहीं। तो फिर सर मैं यहीं पे एमटेक करने लग गया, पीएचडी करने लग गया सर। 18 में ज्वाइन किया पीएचडी।
क्योंकि मेरा काम थ्रू आउट सेम था, हम्म, तो मैं काफी जल्दी से सर 2-3 पेपर कर कर लिया। हम्म, 2 से 3 साल तक में मैं कर लिया पेपर। फिर हम्म, बीच में सर लॉकडाउन लग गया, हम्म, तो सारे लोग गांव चले गए। हम्म, मैं फिर से वापस गांव चला गया। हम्म, तो पर बिहार के गांव में सर आप जब जाएंगे सर, तो आपको लगेगा हम्म, कि सरकारी नौकरी का बहुत हम्म, वहाँ पे थोड़ा सा है सर। हम्म, अगर आप सरकारी नौकरी है तो ही कुछ है, आप अदरवाइज आप कुछ नहीं है। हम्म, तो गांव तो वहाँ पे सर मैं 1 से 1.5 साल रहा। हम्म, वहाँ के सामाजिक परिदृश्य को देखते हुए हम्म, फिर मेरी मम्मी तो बोल भी देती थी सर, पापा कुछ नहीं बोलते थे। हम्म, वो सब कुछ देखते हुए एक उसी बीच एक रिक्रूटमेंट आया, तो मुझे लगा कि शायद पीएचडी तो मैं कर ही लूंगा। हम्म, पेपर तो मैं भेज चुका था सर उस टाइम ही। हम्म, तो मैंने 3 पेपर सेंड कर दिया हूँ, मोर और हम्म, लेस एक्सेप्ट हो ही जाएंगे, पीएचडी तो हो ही जाएगी, तो मैं तैयारी करता हूँ। हम्म, तो थोड़ा थोड़ा करके सर हम्म, मैंने रिक्रूटमेंट आने से पहले ही, हम्म, अखबार में आती है ना सर कि हम्म, आने वाला है रिक्रूटमेंट, तो वहीं से देख करके मैंने शुरू कर दिया कि ये आएगी। हम्म, तो मैं छूट गया है मेरा बहुत सालों से, तो अर्ली स्टार्ट करना पड़ेगा। हम्म, तो मैंने सर अर्ली स्टार्ट वैसे ही किया, वहाँ से पढ़ना शुरू किया सारा कुछ। और फिर उसके बाद 1-1.5 साल गांव में रहा, पढ़ा, और फिर यहाँ जब आ गया सर वापस, कॉलेज फिर से खुले, फिर से कोरोना खत्म हुआ, कॉलेज शुरू हुआ। तो यहाँ पे भी मैं सर रिसर्च में ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा था। मैं रिटर्न ही दिया और मैंने अपने गाइड को बोल दिया हम्म, कि सर, तो गाइड मेरे बहुत सपोर्टिव है सर। हम्म, तो उन्होंने बोला कि देखो अल्टीमेटली तुम्हें बनना है प्रोफेसर ही, तो हम्म, बेटर है कि ये तुम्हारे लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि हम्म, 260 वैकेंसी किसी भी स्टेट में कभी नहीं आएगी। हम्म, तो तुम ट्राई करो, पर ट्राई हम्म, अगर कर रहे हो तो होल हार्टली करो। ऐसा हम्म, नहीं कि आधा इधर देना है आधा इधर देना है। हम्म, तो उन्होंने बोला कि पूरा ही करो, और आते रहो, थोड़ा थोड़ा लैब रहो, जुड़े रहो रिसर्च से, ताकि भूल नहीं जाओ। और तैयारी कर रहे हो तो करो। पर जनरली सर ऐसा नहीं होता है। अगर आप आईआईटी में हैं तो आपके प्रोफेसर आपसे मतलब जनरली यहाँ पे जो आप पीएचडी स्कॉलर्स देखेंगे सर, वो अपने गाइड से खुश नहीं रहते। पर मेरे गाइड सर काफ़ी सपोर्टिव हैं। उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। तो बोला कि ठीक है तुम जाओ, तैयारी करो। तो मैं सर थोड़ा थोड़ा करके पढ़ता था। जैसे रात में 4-5 घंटे लैब गया, रिसर्च का काम किया, बाकी टाइम मैं तैयारी करता था। तो फिर तैयारी करते रहा सर, और इसी बीच मेरे 3 पब्लिकेशन भी आ गए। तो सर ने बोला कि तुम्हारे 3 पब्लिकेशन तो हो गए हैं, सिक्योर हो गया है, तो फुल फ्लेज जॉब लो, क्योंकि जॉब जरूरी है, मैकेनिकल में बाहर मार्केट सही नहीं चल रहा है। तो सर मैं फिर ये रिटर्न दिया सर, मेरा रिटर्न हुआ। रिटर्न दे के सर मैं आया, और अगले दिन से ही सर मैं बिना कोई गैप लिए मैंने शुरू कर दिया सर। तो उस टाइम मेरा एक जूनियर रहता था सर, जो नया नया आया था अभी, तो वो कोचिंग वगैरह करके आया था, पंकज चौहान ने सर। तो वो उसने बताया कि सर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो आप योरपीडिया ले लो। तो उस टाइम सर मैं आपका चैनल लिया, उसमें 3,000 के समथिंग अराउंड में वो सब्सक्रिप्शन चार्जेस था। तो उसी ने लिंक भेजा, पंकज ने ही लिंक भेजा कि ये लिंक है सर, ज्वाइन कर लो, पर उससे पहले आप देख लो। तो जब मैं देखने गया सर, तो वहाँ पे आपका वो था, एक वीडियो था सर स्ट्रक्चर मटेरियल का। सारे लोग अपने इंटरव्यू में बोलते हैं सर उसके बारे में, और मुझे लगता है कि मुझे भी बोलना चाहिए, क्योंकि उससे सर काफ़ी प्रॉफिट हुआ उसको। मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सर, मतलब मैं कह सकता हूँ कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का नाम सुनकर एक कंफर्ट जोन फील कराता है वो सारा 7 घंटे 7.5 घंटे का वो है वीडियो। तो वहां से सर मैं उस वीडियो को देख करके एक बार नोट्स बना लिया सर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, वो आज भी है सर मेरे पास। तो फिर उसके बाद उसको मैं बार बार रिपीट भी करते रहता था, कि जितना देर में मैं इधर रिवाइज करूंगा उतना देर में मैं उसको 1.5 पे करके रिवाइज कर लूंगा इधर से ही। फिर उसके बाद सर मैं मैकेनिकल वाइब्रेशन में सर आपका वीडियो देखना शुरू किया। तो उसमें सर पार्ट 1 था, पार्ट 3 था, पार्ट 2 नहीं था। तो मैं उस टाइम मैं सर मैसेज भी किया था कि सर पार्ट 2 प्लीज प्रोवाइड पार्ट 2। तो फिर मैंने बोला कि ये तो सही लग रहा है। तो फिर मैंने सब्सक्रिप्शन लिया सर, और फिर वो वहाँ पे था, पार्ट 2 था। फिर मैंने वाइब्रेशन, मैकेनिकल वाइब्रेशन देखा, और सारे जो लोग इंटरव्यू दे रहे थे सर, तो उन सारे लोगों का वो था वहाँ पे, स्नैप्स पड़े हुए थे सर। और आप सर टाइम टू टाइम उसमें जो एडवाइस देते थे कि स्नैप्स देखो, उसके बाद आओ, उसके बाद आओ। तो मैं सर सोच रहा था कि टीचर जो बोल रहे हैं बस फॉलो करना है, क्योंकि वो मेरे से ज़्यादा जानते हैं। वो जो बोल रहे हैं वो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस के साथ ये बोल रहे हैं, तो वो सही ही बोल रहे होंगे। तो जो आप बोलते थे सर कि स्नैप्स देखो, मैंने सारे स्नैप्स देखे।
हम्म और चूंकि मैं थोड़ा लेट से ज्वाइन किया था सर, तो ज़्यादा स्नैप्स मैं नहीं दे पाया, फिर भी मैं 15-16 स्नैप्स दिया था, हम्म और 2 मैंने मॉक भी दिए थे। हम्म तो कुल मिलाकर के सर, और जो स्नैप्स देखता था सर, तो वहां से काफ़ी कॉन्फिडेंस लगता था मुझे कि हम्म वो जवाब दे रहा है तो मैं कैसा जवाब दूंगा, तो मुझे लगता हम्म था कि मैं शायद बेहतर दे पाऊंगा उनसे। हम्म तो मतलब मैं एक बार सर आपको बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा सर, फॉर प्रोवाइडिंग सच ए प्लेटफॉर्म। हम्म। और बाकी तो सर है ही, फिर इंटरव्यू मैं जब गया सर, तो मतलब इंटरव्यू इंटरव्यू का राउंड निवास मैं आपसे थोड़ी देर में पूछता हूँ। ओके सर, पहले ये ओके सर। जितना आपने सारा मेरे को बताया, इसकी जो अब समरी है वो ये थी कि पहली बात तो ये कि टीचर एक स्टूडेंट की लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है, ये बहुत ज़्यादा सर, आपने फील किया अपने स्कूल टाइम से। आपने बहुत कुछ सर। टीचर्स के नाम लिए जिन्होंने आपको इंटरेस्ट जनरेट करवाया पढ़ाई के लिए, स्कूल बिल्कुल टीचर्स। सर, फिर ऐसे टीचर जिन्होंने आपको आगे मार्गदर्शन दिया, बिल्कुल और सर। ऐसे भी टीचर जो आपको फॉर्मली तो नहीं पढ़ा रहे थे लेकिन उन्होंने आपको बताया कि भाई ये चीज कर ले। यस और सर, फिर आपने एक अंडरस्टैंडिंग किया कि अगर कोई बता रहा है और कुछ समझा रहा है, सीनियर है, नॉलेजेबल आदमी है, तो उसकी बात सुननी चाहिए, वो हेल्प बिल्कुल करती सर, है लाइफ में। बिल्कुल सर, ये चीज ना, स्टूडेंट्स अगर अपना समझ लें इस चीज को, तो उनको लाइफ में बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। बिल्कुल सर। और ऐसा जरूर होता है कि मैं मानता हूं कि बहुत से लोग होते हैं, किसको सुनना है किसको नहीं सुनना है ये आपका अपनी समझ है, ये आपका अपना यस सर, दिमाग है। लेकिन आपको जब ये पता लग गया कि हाँ इसकी सुनी जा सकती है, ये यस जो सर, बता रहा है इससे मेरे को सुन के बेनिफिट होगा, तो उसकी सुननी चाहिए। यस ये सर, अच्छी चीज है, दैट इज वेरी गुड रामनिवास, ये आपने लर्न किया थ्रू आउट योर प्रोसेस। यस और सर, यहाँ से ये भी पता लगता है कि अगर अच्छे टीचर हों हमारी यस कंट्री में, सर, अगर टीचर्स अच्छे लोग टीचर बनना स्टार्ट हो जाएं, जैसे आपने एक एग्जांपल दिया कि इतने स्कूल में जो टीचर अच्छे आ गए आपके, तो उसने आपकी लाइफ चेंज किया। तो यस सर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे हर स्टेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी टीचर्स अच्छे आना स्टार्ट हो जाए, तो सोचो कि खुद ही कंट्री डेवलप हो जाएगा, लोग खुद ही बच्चे अच्छा बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो बिल्कुल ये सर, बहुत बड़ी आपने आपकी पूरी स्टोरी का जो मैं सुना, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मेरे को जो लगा रामनिवास वो ये था कि अगर अच्छे अध्यापक बनेंगे, और अभी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में मैं आपको बताऊं कि मार्च से हम लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, मार्च से मैं देख रहा हूँ बच्चे रिक्रूट हो रहे हैं, और मैं बहुत से बच्चों के इंटरव्यू ले चुका हूँ, बहुत से बच्चों से बात कर चुका हूँ। जैसे एक बोलते हैं ना कि साहब किसी इंटरव्यू में घपलेबाजी चलती है, इंटरव्यू ढंग से नहीं होता एंड ऑल, पर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में मैंने ऑब्जर्व किया कि इंटरव्यूज बहुत ही फेयर हुए हैं। यस सर, यस सर, इसमें ऐसा नहीं बोल सकते कि साहब किसी को ऐसे नंबर मिल गए बिना एफर्ट के मिल गए, जिसने जितनी मेहनत की है, क्योंकि अब हमें तो पता होता है, रिकॉर्डेड होता है कि साहब किसने कितना मेहनत किया, अकॉर्डिंगली नंबर मिले हैं। और बहुत फेयर इन्होंने किया है, अच्छे लोगों को रिक्रूट किया है। यस सर, और ये बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट डाल सकता है बिहार में टेक्निकल एजुकेशन में, क्योंकि यस सर, सबसे बड़ी जो सपोर्ट होती है राम निवास वो टीचर होता है। उसके यस सर, बाद कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर बाद की बात है, टीचर सबसे अच्छा होता है। अगर टीचर अच्छा है तो बिना मशीन के भी वो बच्चे का भविष्य बना देगा। यस सर, अदरवाइज अगर मशीन करोड़ों की पड़ी है, टीचर नहीं है, तो कुछ नहीं होगा उससे। यस तो सर, इसलिए अच्छे टीचर रिक्रूट करना जो बिहार गवर्नमेंट ने किया है, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, एंड आई लुक फॉरवर्ड कि वो ना बहुत अच्छी चीज फ्यूचर में आएगी राम निवास। यस सर, अब इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस है वो तो मैं थोड़ा आपसे बाद में पूछता हूँ। पहले ओके मेरे सर। को ये बताइए रामनिवास की सारी जर्नी जो आपने बताई, जो अपनी पूरी लाइफ की जर्नी बताई, इसमें आई एम वेरी श्योर ऐसे फेजेस आए होंगे आपके साथ भी जहां पे आपको लगा होगा कि इट इज वेरी डिफिकल्ट, चीजें हिल नहीं रही हैं, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, स्पेशली इसी फेज में कोविड भी आया, इसी फेज में यस सर, आपकी ग्रेजुएशन हुई, इसी फेज में जॉब्स के लिए जब आदमी मार्केट में बाहर निकलता है तो उसको दिखता है कि यार जॉब्स जैसी उसको चाहिए वैसी नहीं है, स्ट्रगल है। ये वाला जो फेज है ना, ये हर बच्चा फेस करता है। और इसी फेज के अंदर जिसको बनना है बन जाता है, जिसको टूटना है वो टूट जाता है। यस सर। अब मैं आपसे चाहूंगा अपना एक्सपीरियंस थोड़ा इस फेज का इस तरीके से शेयर करें कि जो बच्चे इस फेज में हैं वो बिना टूटे अपने स्ट्रगल करते रहे और अपना फ्यूचर बना लें। तो कैसा था आपका ये फेज और कैसे इसको ओवरकम कर सकते हैं हम? सर जैसे मेरे साथ तो सर लकीली मुझे गाइड करने के लिए थे, जैसे बीटेक के टाइम में रत्नेश सर थे। हम्म उन्होंने मुझे पहले ही बोला था कि कोई भी चीज़ तुम्हें जो करना है तो उसको तुम्हें अर्ली स्टार्ट करना पड़ेगा। हम्म तो सर जैसे मैं जब थर्ड ईयर में ही में था सर, तभी उन्होंने बोला कि तुम स्टार्ट करो, हम्म गेट का स्टार्ट करो। तो मैं गेट का स्टार्ट किया सर, पर बन नहीं रही थी सर बातें। जैसे हम्म गेट में मेरे 47 नंबर आए, जो कि बिलो एवरेज हैं सर। हम्म फिर उसके बाद सर मैं बहुत सारे रिटर्न दिया सर, मैं बहुत फेल हुआ। जैसे हम्म बेल में फेल हुआ, मैं विजाग स्टील में फेल हुआ, सेल में फेल हुआ, रिटर्न ही नहीं निकल रहा था। हम्म तो सर ने बोल, तो वहाँ पे बहुत फ्रस्ट्रेशन आता था सर, मैं सर को बोल भी नहीं पाता था कि सर मैं
मैं इसमें भी नंबर नहीं आया, इसमें ही पास नहीं हुआ। हम्म, तो फ्रस्ट्रेशन तो बहुत आती थी सर वहाँ से। हम्म, और मुझे लगता है सर कि मैकेनिकल में कंपटीशन बहुत मतलब काफ़ी है सर, बाकी ब्रांच की तुलना हम्म, में पता नहीं, हम्म, और काफ़ी है सर कंपटीशन। हम्म, हम्म, फिर मैं जब एमटेक में यहाँ आ गया सर, तो शुरू के एक साल जो 2016 का साल था सर, हम्म, उसमें सर भी मैंने काफ़ी ट्राई किया। हम्म, तो मतलब नहीं मिलता था सर। हम्म, तो नहीं मिलता था तो मतलब अकेले रात में कमरा बंद करके तकिया रख करके मतलब जोर से चीख चीख के रोता था सर, ऐसा मतलब उस टाइम सिचुएशन था। हम्म, पर वो एक एक एटीट्यूड था सर मेरा कि मतलब नेवर गिव अप। तो हम्म, मुझे लगता था सर कि सर भी बोलते थे कि कोई कोई एक ऐसा दिन तुम्हारी जिंदगी में आएगा, हम्म, किसी वेबसाइट पे एक पीडीएफ अपलोड होगा, हम्म, तुम कंट्रोल एफ करोगे, RAMNIVES हम्म, इंटर, और सब चेंज हो जाएगा। हम्म। वैसे ही हुआ। तो तो मैं सर, इवेंचुअली इवेंचुअली वैसा ही हुआ रामनिवास। यस सर, यस एग्जैक्टली सर, वैसा ही हुआ। हम्म, तो इसलिए मैं बोलता हूँ ना सर कि टीचर जो बोलते हैं मैं ब्लाइंडली फॉलो करता हूँ। हम्म, तो वो मैं करते रहा सर, और जब ये रिक्रूटमेंट आया सर तो होप जगा, मुझे लगा कि ये मैं कर सकता हूँ। हम्म, और फिर वहां से मैंने शुरू शुरू कर दिया सर करना, और मुझे लगता है सर कि ये मेरे लिए ही आया, ऐसा लग रहा है मुझे, हम्म, क्योंकि मेरी पीएचडी भी सर अब खत्म होने वाली है। तो मुझे हम्म, लगता है सर कि मैं ज्वाइन करने से पहले मैं दे दूंगा, हम्म, थीसिस जमा कर दूंगा। वंडरफुल। तो सर अब तो ये स्मूथ जैसी हम्म, लग रही है सर, पर पीछे हम्म, मुड़ के देखता हूँ सर तो बहुत ही यस फ्रस्ट्रेटिंग, एब्सोल्युटली। हम्म, बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग जर्नी रही सर। अ, हम्म, मतलब नींद नहीं आती थी सर, आप देख सकते हैं मेरे हम्म, ब्लैक ब्लैक हम्म, डार्क सर्कल देख सकते हैं सर, हम्म, कि मतलब नींद कई कई रातें नींद नहीं आती थी। पर ये था सर कि लगता था कि हाँ कोई एक दिन ऐसा आएगा कि हम्म, किसी वेबसाइट पे एक पीडीएफ अपलोड होगा जिसमें मेरा नाम होगा। हम्म, और इसी में सर बस मैं चलता चला गया, और हम्म, महादेवी की कृपा से सर कुछ हो गया आज। हम्म। वेरी नाइस रामनिवास, क्योंकि पीएचडी कंप्लीट होने वाली होती है, बहुत तरह की टेंशन होती हैं, क्योंकि पढ़ते पढ़ते बहुत साल हो जाते हैं ना, यस एक्सपेक्टेशन सर, होती है लोगों से, यस सर, एक्सपेक्टेशन आपकी। और लोग भी सोचते हैं अब इतने साल से पढ़ रहे हो, कुछ कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, और आपको बिल्कुल सही टाइम पे ये चीज मिली है, बिकॉज यस पीएचडी सर, कंप्लीट हो रही है, और आप स्टार्टिंग ही असिस्टेंट प्रोफेसर से कर रहे हो। दैट इज अ वंडरफुल जर्नी यू आर गोइंग टू यस स्टार्ट सर, रामनिवास। एंड यस आई एम सर, वेरी श्योर ये जो आपने इंस्पिरेशनल बातें बताई हैं, इनसे स्टूडेंट्स को बेनिफिट होगा। वो भी यस वेट सर, करेंगे, उनका भी पीडीएफ पे नाम आएगा, कंट्रोल यस सर, करेंगे जिस दिन वो, और उनका नाम आएगा। आई एम वेरी श्योर। यस सर, अब चलते हैं रामनिवास आपके इंट्रो एक्सपीरियंस की तरफ। आप यस जानते सर, हैं बहुत से बच्चों के अभी लेक्चरर्स के भी इंटरव्यू होने हैं, इनफेक्ट चल भी रहे हैं। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में बहुत सा बच्चा ऐसा है जो लेक्चरशिप की जॉब के लिए भी जाएगा। तो यस सर। आप हमें अब अपना पूरा इंटरव्यू वाला जो एक्सपीरियंस है रामनिवास, वो डिटेल में बताएं, किस तरीके से हुआ था, क्या क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे, और कैसे गया आपका सारा इंटरव्यू। यस सर। मैं सर पहले अंदर गया तो 7 मेंबर थे सर, हम्म, चेयरमैन सर थे। तो बाहर सर वो पहले पहले तो सर बाहर में ही सर जैसे काफी बातें चल रही थी, तो लोग बोल रहे थे कि पैनल बी जो है वो बहुत खराब पैनल है, हम्म, उसमें मतलब डांट दे रहे हैं, भगा दे रहे हैं, गालियां गाली ही दे रहे हैं। अच्छा। मतलब गाली नहीं, लिटरली गाली नहीं सर, मतलब पूरा ही, हड़का हड़का दे रहे हाँ हैं। हरका दे रहे, हाँ हरका दे रहे हैं सर, यस। हम्म, हम्म, और बोल रहे थे कि बोर्ड भी नहीं है। हम्म, पर मैं जो यहाँ पे था सर, मैं सारा तैयारी करके गया था, सारे एस्पेक्ट्स क्या क्या हो सकते थे, हम्म, वो सारा मैं सोच के गया था सर कि अगर पीएचडी पे रुके तो मैं, तो हम्म, ये हो सकता है। हम्म, और अगर एमटेक पे रुके तो ये हो सकता है। और जो आपका सारा वीडियो पड़ा हुआ है सर यूट्यूब पे, तो जो हम्म, लोग जिन लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रखे हैं, जो जिन्होंने मेरे से पहले जिनको सफलता जो मिली, दिए थे। तो उनका सारा का देखा और मिला करके सर मैंने पहले ही एक रोड मैप बना लिया था ओके। कि या तो इधर जाएगा, या तो इधर जाएगा, या तो इधर, या तो इधर। और उन हम्म, सारे एस्पेक्ट्स मैंने तैयार कर रखे थे, तो हम्म, कॉन्फिडेंट था सर। और हम्म, जो सबसे पॉजिटिव मेरा था सर कि मुझे लगता हम्म, कि एक बार मुझे बोर्ड पे भेज दें, हम्म, मैं ले लूंगा। हम्म, हम्म, मुझे ऐसा लग रहा था क्योंकि मैं सर एक साल पढ़ाया था, और हम्म, मैं यहाँ पे भी टीचिंग हम्म, असाइनमेंट्स वगैरह में मैं रहता था। हम्म, तो मुझे लगा कि मैं ले लूंगा, एक बार बस बोर्ड पे भेज दें। हम्म, तो जब मैं बाहर था सर, तो बी वाले बंदे निकल रहे थे, तो वो बोल रहे थे भाई वो बोर्ड वो बुला ही नहीं रहा है, हम्म, बोर्ड है ही नहीं। तो मैंने बोला अच्छा। यार ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ। बोले ए में बोर्ड है, सी में बोर्ड है, बी में नहीं है। ओके। तो हाँ, मैं बोला ऐसे कैसे हो सकता है भाई। हम्म, फिर मैं अंदर गया, तो हम्म, मैंने सबसे पहले ये देखा कि बोर्ड है कि नहीं। हाँ। तो देखा बोर्ड था। अच्छा। तो मैंने बोला यार वो ऐसे ही हवा हवा में बातें कर रहा था, तो हाँ। इसका मतलब पहले भी जो वो बोल रहा होगा वो भी वो झूठ बोल रहा होगा। हम्म, तो मैं बोला कि चलो ठीक है, मैं आके सर बैठ गया। तो चेयरमैन सर ने बोला, पहले सबको 20 किया, तो वो लोग ज्यादा ध्यान दे नहीं रहे थे कि हम्म, 2-3 लोगों ने मुंडी उठा के देखा, तो उन्हीं को हम्म, मैं 20 किया, बाकी लोग कुछ कुछ लिख रहे थे। तो हम्म, उन्होंने बोला आ जाओ बैठ जाओ, मैं बैठ गया।
हम्म, चेयरमैन सर ने बोला, शुरू में नर्वस तो था सर, मेरे हाथ सर ऐसे ऐसे हो रहे थे। हम्म, तो मैं ऐसे, हाथ ऐसे हो रहे थे सर, तो मैं उसको नीचे कर दिया कि हम्म, दिखे नहीं इनको कि मैं नर्वस हो रहा हूँ। तो चेयरमैन सर ने बोला कि बताओ कुछ, कहाँ से किए हो बीटेक। हम्म, तो पहले सर मुझे सुनाई नहीं दिया कुछ, हम्म, मतलब इतना नर्वस था कि सुना ही नहीं मैं। हम्म, फिर मैं चुप ही रहा, तो फिर बोले बताओ कहाँ से किया हम्म, बीटेक। हम्म, तो मैं बताया सर कि मैंने अपना बीटेक विद्या विहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पूर्णिया से किया हम्म, 2015 में। तो फिर बोला और, तो मैं बोला सर एमटेक, मैंने बताया सर कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद से। बोला अच्छा आईएसएम से। मैं बोला हाँ, अभी क्या कर रहे हो। मैंने बोला सर पीएचडी कर रहा हूँ। तो बोला किस एरिया में कर रहे हो। हम्म, तो मैं बताया सर अपना जो थीसिस टाइटल था, वो हम्म, बताया कि सर कंडीशन मॉनिटरिंग में कर रहा हूँ। हम्म, तो बोला टाइटल बताओ। तो टाइटल में सर एग्जैक्टली वर्ड वाइज एमटेक का ही बताया और पीएचडी का ही बताया। हम्म, तो चूंकि मेरा सर काम कंटिन्यूअस था, हम्म, सेम ही था, तो उन्होंने बोला ये तो दोनों एक ही है। मैं बोला हाँ सर दोनों एक ही है, मैं जो एमटेक में कर रहा था उसी को आगे बढ़ाया। तो हम्म, वो गुस्सा हो गए, बोले ऐसे तुम इंटरव्यू में बोलोगे। तो मैंने बोला सर मैं किया सर यही हूँ। हम्म, मैं एमटेक में काम किया, मुझे रिसर्च गैप वहाँ से दिख गया, तो फिर मैं उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ गया। हम्म, तो वो लोग जस्टिफाई हो गए, बोले ठीक है। तो चेयरमैन सर बोले ठीक है आगे पूछिए। तो हम्म, जो अगले जिन्होंने डांटा था, हम्म, उन्होंने पहला क्वेश्चन शुरू किया कि बेल्ट एंड पुली में, मेरे से कुछ नहीं पूछा सर, फेवरेट सब्जेक्ट क्या, कुछ नहीं पूछा। पहला क्वेश्चन शुरू किया कि बेल्ट और पुली में पावर ट्रांसमिट कैसे होता है। हम्म, तो मैंने सारा कुछ बता दिया कि मल्टी पॉइंट कॉन्टैक्ट है, ये पेयर है, ऐसे है वैसे, सारा कुछ बता दिया सर कि एस्पिरिटीज कॉन्टैक्ट में आती है, इंटरलॉकिंग होती है, ये होती है। पर वो सुनना चाह रहे थे सर टेंशन और कंप्रेशन और रेसिस्टिंग बेंडिंग मोमेंट जनरेट होता है। और ओके, ये चीजें छोड़ के मैं सारा कुछ बोल दिया। हम्म, इवन मैं कंडीशन क्या होता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के लिए सब कुछ बोल दिया। पर जो वो सुन रहे थे वो दिमाग में आ ही नहीं रहा था। हम्म, लेकिन जब आप पढ़ेंगे सर एस एस रतन की किताब जो पढ़ेंगे, तो पहले हम्म, पैराग्राफ में ही वो चीज़ लिखी हुई है, हम्म, और वो उस समय दिमाग में नहीं आ रही थी। हम्म, तो वो जब भी मैं कुछ बोल रहा था, तो मैं हम्म, जो चाहिए था वो ना बोल के मैं कुछ और बोल रहा था। हम्म, तो उसी बातें में वो घुमा रहे थे मुझे हम्म, कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है ये क्यों होता है। हम्म, वो बस सुनना चाहते थे कि मैं किसी तरह से लाइन पे आ जाऊं। हम्म, पर ट्रैक पे मैं नहीं आ पाया सर। फिर मुझे लगा कि ये अब गलत डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम्म, मैंने बोल दिया कि सर मैं इतना ही सोच पा रहा हूँ सर, आई एम सॉरी सर, मैं इतना ही सोच पा रहा हूँ। हम्म, तो उन्होंने बोला ठीक है। तो फिर अगला क्वेश्चन उन्होंने किया कि बेल्ट ड्राइव, गियर ड्राइव में क्या डिफरेंस है और चेन ड्राइव में क्या डिफरेंस है। हम्म, तो वो डिफरेंस मैं सर अच्छे से बताया उनको। फिर उन्होंने बोला कि कौन सा मटेरियल का बना होता है बेल्ट। हम्म, पर पता नहीं सर क्या हुआ मुझे कि मैं बोले सर सॉरी सर मुझे नहीं आता। पर ये हम्म, आता था। हम्म, तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, उन्होंने कुछ, फिर वो कुछ लिखने लग गए। हम्म, फिर अगले जो लोग थे उन्होंने बोला तुम कंडीशन मॉनिटरिंग में काम करते हो। मैं बोला सर हाँ। तो बोला कि ब्रेक डाउन मेंटेनेंस क्या होता है। हम्म, तो वो सर मैंने उनको अच्छे से बताया। फिर उन्होंने बोला कि कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस क्या होता है। हम्म, वही मैंने सर अच्छे से बताया। हम्म, सर क्या ये मुझे बताना चाहिए था क्या पूरा कि क्या होता है। नहीं नहीं नहीं, आप बस क्वेश्चन ओके सर, बताते जाओ। ओके सर, ओके सर। हम्म, तो फिर अगला क्वेश्चन उन्होंने फिर से पूछा कि प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है। वो हम्म, देखना चाह रहे थे सर कि मैं प्रिडिक्टिव की जगह कहीं प्रिवेंटिव तो नहीं बोल देता हूँ। हम्म, तो फिर मैं बताया सर कि ये दोनों एक ही है। हम्म, तो फिर वो थोड़े हंसे। हम्म, फिर बोले कि और प्रिवेंटिव क्या होता है। वो बोले हम्म, और कोई होता है इसके अलावा। मैं बोला हम्म, हाँ सर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है। बोले वो क्या होता है। फिर मैंने वही बताया सर। तो फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि कैसे तुम डिसाइड करोगे कि कौन सा मेंटेनेंस करना है। हम्म, तो सर उस टाइम सर सडन से मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुआ सर। मैं पेन निकाला सर, हम्म, ढक्कन खोला, मैं बोला सर कि ये जो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सर इस पेन का, वो हम्म, सर इसका जो आगे का जो होता है ना सर नीब, हम्म, जो निकल जाता है सर, थोड़ा घिस हम्म, जाता है। तो हम्म, मैं बोला सर कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये नीब है। हम्म, तो ये अगर सर इसका जो छोटा वाला पार्ट है वो अगर निकल गया तो पेन काम करना बंद कर देगा। हम्म, मीन्स कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हम्म, इसको हमें हमेशा इसकी कंडीशन को एसेस करना पड़ेगा। और हम्म, उसके तो इसको कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस के अंदर में रखेंगे सर। हम्म, और उसके लिए जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं वो हम करेंगे उस टाइम। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। हम्म, फिर बोले कि और प्रिवेंटिव। तो मैं बोला सर कि प्रिवेंटिव मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मेंटेनेंस। हम्म, तो उसके लिए सर जो है जैसे इसका रिफिल है, हम्म, जब ये पेन चलते रहेगा सर, हम्म, तो बाहर से तो दिखेगा नहीं कि रिफिल कितना निकला है। हम्म, कुछ कोई टाइम ऐसा आएगा, जैसे मैं अगर हर रोज 3-4 पन्ने लिखता हूँ, हम्म, तो 8-10 दिन के बाद हो सकता है कि मुझे चेंज करना पड़ेगा। हम्म, तो 8-10 दिन के बाद अगर मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो जब मैं अगर मान लो मैं एग्जाम में हूँ, वहां पे गया, वहां पे खराब हो गया, तो हम्म, उससे तो पहले हमें चेक करता रहना पड़ेगा।
तो हर 7 दिन 6 दिन में हमें देखना पड़ेगा कि हमारा रिफिल कितना खत्म हुआ है। हम्म, तो ये हो गया सर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, मतलब हम फेल्योर को प्रिवेंट करने से रोकते हैं। हम्म, फिर मैंने अगला बताया ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। मैंने सर कि ये मेंटेनेंस नहीं है, जैसे इसका ढक्कन है, तो हम्म, ढक्कन का अगर ये टूट भी गया तब भी चलेगा, तो हम्म, ये मेंटेनेंस ना भी करें तब हम्म, भी हमारा काम चलता रहता है। तो ये उसी तरह का मेंटेनेंस है। फिर जब हम सारे मेंटेनेंस शेड्यूल करेंगे तो फिर मैं इसको भी नया ढक्कन लगा दूंगा या ढक्कन बदल दूंगा। हम्म, तो मुझे लगता है सर कि इन चीज़ों से वो काफ़ी इंप्रेस हुए थोड़ा, हम्म, मतलब दिख रहा था। तो उन्होंने ऐसे ऐसे सर हिलाया और हम्म, बोला कि ठीक है, गुड। फिर वो लिखने लग गए कुछ। फिर हम्म, अगले जो थे सर, वो सर मेरे सेम एरिया में काम कर रहे थे। हम्म, जिस एरिया में मेरा रिसर्च जो फील्ड था और उनका जो रिसर्च फील्ड था, वो हम्म, लकली दोनों मैच कर गया। हम्म, वो पहले ही खुश होके बोले बेवलेट में काम करते हो? मैं बोला हाँ सर। हम्म, तो क्या होता है बेवलेट? हम्म, ऐसा बताया उनको। तो बोले कि कैसे बेवलेट डराइव कहाँ से होता है, कहाँ से हम्म, आता है ये? हम्म, तो मैं बताया सर कि ये सर फॉरगेट ट्रांसफॉर्म से डराइव होता है। हम्म, बोले क्यों पड़ी इसकी जरूरत? हम्म, तो वो फिर मैं बताया सर कि इसमें टाइम फ्रीक्वेंसी लोकलाइजेशन होता है, फ्रीक्वेंसी हम्म, लोकलाइजेशन एफएफटी में फ्रीक्वेंसी, इसमें टाइम फ्रीक्वेंसी दोनों होता है। हम्म, तो इसका क्या एडवांटेज है, तुम्हारे रिसर्च एरिया में इसका क्या क्या सिग्निफिकेंस है, इसको हम्म, यूज क्यों किया, एस टी हम्म, एफ टी यूज क्यों नहीं किया, फेवरेट यूज हम्म, क्यों किया? हम्म, वो सब सारा सर चूंकि मेरे रिसर्च एरिया का था तो मैंने हम्म, उनको पूरे अच्छे से बताया। हम्म, फिर उसके बाद उन्होंने सर ये बोला कि तुमने कोई वर्क पब्लिश किया है? हम्म, तो मैंने पब्लिकेशंस बताए सर, हम्म, कि सर पहला पब्लिकेशन एमएसएसपी में था, हम्म, जो कि बहुत बड़ा जर्नल है सर सिग्नल प्रोसेसिंग एंड मैकेनिकल सिस्टम के एरिया में। हम्म, तो इस चीज़ से वो काफ़ी खुश थे, बोले एमएसएसपी में हुआ है? मैं बोला सर हाँ। हम्म, तो बोले क्या है उसका इम्पैक्ट फैक्टर पता है? हम्म, तो मैंने बताया सर कि सर 8.92 है। हम्म, फिर बोले कि और दूसरा जर्नल? तो मैंने बताया सर कि यूरोपियन जर्नल ऑफ मैकेनिक्स, बोले उसका कितना इम्पैक्ट फैक्टर है? तो मैंने बताया सर कि 4.8। हम्म, तो बोले तीसरा? तो मैंने सर स्ट्रक्चर्स में हुआ है, बोले उसका कितना इम्पैक्ट फैक्टर है? तो मैंने बताया सर 4.01। हम्म, तो बोला इन तीनों के पब्लिशर्स कौन कौन है बता सकते हो? तो हम्म, मैं बोला सर तीनों का सर इल्सवेयर है। हम्म, उसने बोला कि तो एक जो पहले थे उन्होंने हम्म, बोला कि ए सब आदमी आगे बढ़ता है, हम्म, तुम पीछे घट रहा है। हम्म, तो 8.9 से 4.8 पे आया, 4.8 से 4.01 पे हम्म, आया। हम्म, तो भाई मैं बताया सर कि सर किसी भी पीएचडी में सर एक मेजर काम तो सर एक या दो ही होता है। हम्म, तो हमारा जो मेजर काम है सर वो एमएसएसपी में चला गया। हम्म, तो अब जो उससे है सर छोटे छोटे ही है, ये ज्यादा बड़े काम नहीं है सर। और हर जर्नल तो सर एमएसएसपी में नहीं हो सकता है। मैं ऐसे ही बोला सर, हर जर्नल तो एमएसएसपी में नहीं हो पाएगा सर। हम्म, मैं सर आगे कोशिश करूंगा, हम्म, ऐसे बोल के मैं। फिर थोड़े हंसे सारे लोग। हम्म, अब मुझे लगता है सर कि वो हंस के या ऐसे डांट के प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि कहीं आप ऑफेंसिव तो नहीं हो रहे हैं। हम्म, तो ये भी मुझे लगता है सर कि इंटरव्यू का एक पार्ट है, यस, कि वो दैट्स ट्रू, आप जैसे आप उसको प्रेशर जो वो क्रिएट कर रहे हैं वो उसको आप कैसे हैंडल कर पा रहे हैं, ठीक सही हम्म, से हैंडल कर पा रहे हैं या आप हम्म, ऑफेंसिव हो जाएंगे। तो मतलब हम्म, टीचर की जो क्वालिटी होनी चाहिए कि अगर हम्म, कोई अनप्लेजेंट बातें कर भी दिया है तब आप उसको कैसे रिएक्ट करते हैं। कैसे हैंडल करते हैं, राइट, यस सर। तो वहां पे भी मैं, वो लोग हंसने लग गए सर, तो मैं भी थोड़ा सा मुस्कुराया मैं। हम्म, फिर बोला सर घट तो रहा ही है सर, पर मैं हम्म, आगे कोशिश करूंगा सर कि मैं एक दो पेपर और एमएसएसपी में कर पाऊँ। हम्म, तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म, तो अगले लोग थे, हम्म, तो जो उसके बाद सर उन्होंने हम्म, पास कर दिया हम्म, बटन। फिर जो अगले थे सर, नहीं सर उन्होंने सर एक चीज और मुझे पूछा कि हम्म, अगर लेमैन के लैंग्वेज में बेवरेट समझाना हो तो तुम क्या करोगे? हम्म, तो हम्म, एक जैसे मेरा फ्रेंड था सर, हम्म, वो भी जब नया नया वेबसाइट में काम करने आया था, तो हम दोनों के बीच जब डिस्कस होती थी हम्म, वो बताता था, जैसे मैं उसको बोलता था कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। तो उस टाइम उसी ने मुझे बताया था हम्म, कि देखो इसको ऐसे करते हैं। मान हम्म, लेते हैं कि एक नाद है, हम्म, नाद से पानी निकालना हो हम्म, तो बाल्टी बाल्टी निकालेंगे। हम्म, तो अगर बाल्टी बाल्टी निकाल रहे हैं तो एफएफटी हो गया, हम्म, मतलब विंडो साइज फिक्स है। हम्म, हम्म, फिर बोला कि जब हम्म, पर ऐसा एक टाइम आएगा कि उसमें एक बाल्टी से कम पानी बच जाएगा, हम्म, तो उस टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, लोटा लेंगे, हम्म, तो लोटे से निकालेंगे। हम्म, फिर एक टाइम आएगा कि लोटे से कम पानी बचेगा, तो क्या करेंगे, ग्लास लेंगे, तो फिर हम्म, ग्लास से निकालेंगे। फिर एक टाइम आएगा कि उससे भी कम बचेगा, तो उससे भी छोटा बर्तन लेंगे। तो ये हम्म, हो गया बेवलेट। हम्म, तो और एग्जैक्टली सर ऐसा ही था, ये रिलेटेबल था। तो मैंने उनको हम्म, मतलब रफली ऐसा ही बताया। हम्म, अब मुझे लगता है सर कि ये चीजें और जो मैं एक पहले पेन वाला बोला था, ये दो चीजें जो थी आ, हम्म, वो काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट दिया इन्होंने। बाद में मैं रियलाइज करता हूँ सर इन चीजों को कि सही लकली बात
लकली जो मेरे सर्किल्स थे कुछ इस तरह से अच्छे थे कि मुझे इस तरह की चीजें मिल गई, क्योंकि ये मेरा नहीं था सर, ये मेरे फ्रेंड का था। क्योंकि एक्सप्लेनेशन पार्ट ही तो सबसे इम्पोर्टेंट है ना यस सर। टीचिंग में। यस आप सर। किसी को समझा पाओ, चाहे लोटे का एग्जांपल लो हम्म। चाहे ग्लास का एग्जांपल लो, यस सर। यस सर, तो मैंने सर बेस्ट दो पार्ट ऐसे वही ही, था। दो प्रैक्टिकल ऐसा ही एग्जांपल लिया सर मैंने। फिर अगले के पास गया सर, हम्म, तो उन्होंने पूछा मेरे से कि गियर 90 डिग्री पे पावर ट्रांसमिट करना हो तो कौन सा गियर यूज करेंगे। हम्म, तो मैं सर बोला मीटर गियर, पर वो सुनना चाह रहे थे बेवल गियर। हम्म, तो बोला ये तो स्पेशल केस है। हम्म, तो मैं बोला सर हाँ। फिर उन्होंने बोला कि अगर 90 डिग्री नहीं हो तो सर हम्म, मैं बोला कि सर स्पायरल गियर। हम्म, बेवल में नहीं बोला सर। हम्म, तो बोले कि स्पायरल गियर, और अगर बोले कि अगर नॉन इंटरसेक्टिंग नहीं हो हम्म, तो मैं बोला सर बेवल गियर। हम्म, मतलब 3-4 बार घुमाया सर, उसके बाद बेवल गियर पे लाया उन्होंने। हम्म, फिर उन्होंने बोला ठीक है, ऐसे किया, बोले ये कौन सा ज्वाइंट है। हम्म, ऐसे किया, ये कौन सा ज्वाइंट है, फिर बोले ये कौन सा ज्वाइंट है, फिर ये कौन सा ज्वाइंट है, फिर ऐसे कि ये कौन सा ज्वाइंट है। तो वो सारा सर मैं बताया कि ये नक्कल है सर, ये बॉल एंड सॉकेट है, ये क्वार्टर है। सर बताया, तो फिर उन्होंने बोला कि अगर हमको पावर ट्रांसमिट करना हो और हमारे पास गियर नहीं हो तो तुम क्या करोगे। तो मैं बोला सर कि ज्वाइंट के थ्रू। तो वो तुम सोचो। मैं सर अगर सर ज्वाइंट अगर यूज करना हो सर तो मैं यूनिवर्सल ज्वाइंट यूज करूंगा सर। तो बोला कि क्या यूनिवर्सल ज्वाइंट 90 डिग्री पावर ट्रांसमिट कर देगा। तो सर कि 90 डिग्री पे तो सर नहीं नहीं कर पाएगा, पर 80 to 85 कर देगा सर। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हो गया। तो फिर चेयरमैन सर ने बोला कि हो गया आपका, अब आप चाहिए। तो मैं उठा सर, तो जो लास्ट थे उन्होंने बोला रुको, एक क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एनर्जी। तो चूंकि मेरा सारा सर चल रहा था, मशीन डिजाइन वाले सेक्शन में चल रहा था सारा, सडन से उन्होंने बोला व्हाट इज एनर्जी, तो मैं ऐसे शॉक हो गया, ये क्या आ गया भाई। तो फिर मैं थोड़ा शांत रखा खुद को। और ये चीजें सर मैंने ऑब्जर्व की है सर कि लाइफ में या इंटरव्यू में अगर आपने खुद को शांत रख लिया, मतलब आधा आधा आप जीत गए। काम हो गया। कॉन्फिडेंट और शांत अगर रहे आप हैं। ये सर शांत रख लिया खुद को तो आधा जीत गए आप। तो सर मैं थोड़ा शांति रहा, मैं बोला नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, लास्ट में सॉरी बोल दूंगा, व्हाट इज एनर्जी ही तो पूछा है। तो फिर मैंने बोला सर कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, बस इतना ही। तो मैं बोला सर बेसिक सर यही इतना ही आ रहा है सर दिमाग में अभी। तो उन्होंने बोला कि ये हीटर है, इस यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रहा है। मैं बोला सर आ तो रहा है। तो बोले तो तुम यहाँ पे वर्क कहाँ हो रहा है। तो मैंने बोला कि सर हम सर हीटर को हटा देते हैं, या हीटर के पास सर अगर हम कुछ वाटर अरेंजमेंट कर देते हैं और वहां से सर स्टीम पावर जनरेट कर लेते हैं तो वर्क करेगा। तो हंसने लग गए। फिर हंसते तो फिर बोले कि मैकेनिकल वाले हो, तुमको हर जगह तो वर्क ही दिखेगा। फिर सारे लोग फिर से एक बार हंसे, सर मैं चुप ही रहा। फिर मैं बोला सॉरी सर, मैं इतना ही सोच पाया अभी। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, जाओ अब। तो मैं बाहर निकला सर, तो बड़ा उधेड़बुन में था कि मुझे बोर्ड पे नहीं भेजा, मुझे बोर्ड पे नहीं भेजा। तो मेरे सर बोलते थे कि भाई तुमने ऐसे बताया है, इतने अच्छे से बताया है, जरूरत तो ही उन्हें तो उन्हें बोर्ड की जरूरत नहीं रही होगी। पर मुझे लगता था नहीं, मैंने ये ज्वाइंट गलत बता दिया क्या, ये मुझे कुछ और बोलना चाहिए था क्या, ये नकल नहीं है क्या। मैं गूगल करता था सर, कहीं नकल बोलता था कहीं क्या बोलता था। मैं सोचता था ये वो जो आते हैं ना सर बायोमेडिकल वाले टर्मिनोलॉजी तो नहीं पूछ रहे थे, साइनोवियल ज्वाइंट ये सब तो नहीं जानना चाह रहे थे। पूरा 2 महीना मैं परेशान रहा सर। पर वो लास्ट में सर आ गया, मुझे इंटरव्यू में सर 11 नंबर दिया उन्होंने। गुड। और वो सर बिना बोर्ड पे भेजे। नहीं, वो राउंड यही रीजन है ना, उन्होंने देख लिया कि ये टीचिंग कर पाएगा। यस बोर्ड सर। पे उन्हीं को भेजा भी है उन्होंने, जो चाहते थे कि एक बार टीचिंग स्किल देख लें। लेकिन शायद यस आपकी सर। एक्सप्लेनेशन इतनी उनको सही लगी, उनको लगा नहीं, उसकी रिक्वायरमेंट फील नहीं हुई कि आपको बोर्ड पे भेजा जाए। यस सर। इसमें रवनिवास, आपने सारा जो इंटरव्यू आपका हुआ, कई बार क्वेश्चन आपको नहीं आंसर आए उनके, तो उस टाइम पे आपका रिएक्शन क्या होता था, जैसे ना करने का तरीका क्या होना चाहिए कि आपको नहीं सर पता। मैं बिल्कुल सर वहां पे मुझे लगता है ना कि सर आपको बिल्कुल नेचुरल रहना है सर, और हम्बल रहना है। हम्म, कुछ बनने की कोशिश नहीं करना है सर, जो आप हम्म, नहीं है वो बनने की मत कोशिश बोलो। बिल्कुल नहीं करनी है। हम्म, आप जो हैं वो आप वो जज कर लेंगे, लेकिन हम्म, अगर आप कुछ और बनने की कोशिश कर रहे हैं तो ये एक तब भी नेगेटिव पकड़ इम्पैक्ट लेंगे, क्रिएट करेगा। वो तब भी भी वो पकड़ पकड़ लेंगे सर वो। लेंगे। उनके पास सर कुछ नहीं है, आपका कोई हम्म, ना रिकॉर्ड रहता है। जैसे मैं जो बोला सर, तो हम्म, मेरे पास भी पेपर नहीं थे। हम्म, मैं लेके जाने की कोशिश किया कि अंदर मुझे लेके जाने दीजिए, मैं दिखाऊंगा। हम्म, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ये सब अलाउड नहीं है, आप अंदर जाओ। हम्म, जो मैं बोला सर उन्होंने वही वही सच मान लिया। हम्म, और जो वो लोग काउंटर क्वेश्चन करेंगे तो वो लोग गैस कर लेंगे सर, वो बहुत एक्सपर्ट लोग होते हैं। सही बात है, ब्लफ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है।
नहीं सर, डिफिकल्ट नहीं है सर। नहीं जानना मुझे नहीं लगता कि अगर आप कुछ नहीं जान रहे हैं तो ये बुरा नहीं है। सही कोई बात भी, है। ये सर, कोई भी हर कुछ नहीं जान सकता। जितना आता है उतना बता दीजिए, और जो नहीं जितना आता आता है उसको सर गलत सुना हो तो। यस सर। हम्म मुझे लगता है गलत आंसर नहीं करने पे सर, आपने भी बोला था हम्म कई बार, इवन एक ही वीडियो में सर आपने ये चीजें कई बार रिपीट की थी जो स्टेटिस्टिकल हम्म मटेरियल वाले में है, कि हम्म नहीं जानते हैं तो आप सीधे सीधे ना कर दीजिए कि सर हम नहीं हम्म जानते हैं, हम्म नंबर नहीं कटेंगे, आपने कई बार बोला है सर। और हम्म इवन बकायदा एक बार एग्जांपल भी दिया था कि जो बॉल डिफिकल्ट हो हम्म उसको छोड़ दीजिए, आउट नहीं होंगे हम्म आप। हम्म। तो उसको मैं, अगर वो भी सर मैं फॉलो किया सर। हम्म। अच्छा रामनिवास, ये बताओ जैसे ये पूरे का पूरा आपका इंटरव्यू चला, तो इसमें क्या सब मेंबर ने आपसे क्वेश्चन पूछा, या कुछ ऐसे मेंबर थे जिन्होंने ज्यादा पूछा और कुछ ने कम पूछा? सर मेरे से एक दो तीन चार मेंबर ने पूछा सर, हम्म। और पांच में ने एक क्वेश्चन पूछा, पांच ने पूछा सर, दोनों ने नहीं पूछा। अच्छा, दोनों क्वेश्चन ही क्वेश्चन पूछा। दोनों ने कुछ नहीं पूछा सर। तो ये मैंने सुना है कि चेयरमैन साहब जो होते हैं कई बार फिलोसॉफिकल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, थोड़ा ऐसा क्वेश्चन जिसका कोई स्ट्रेट मीनिंग वो रिलेशन नहीं है। सर मेरे से ऐसा नहीं पूछा गया सर। मेरे से सर इतना ही, जितने क्वेश्चन थे सर इतने ही थे सारे। ये आपसे पूछा तो लार्जली आपका टेक्निकल साइड में गया है। यस सर। तो आपसे मशीन डिजाइन ही ज्यादा क्यों पूछा है रामनिवास उन्होंने, क्योंकि आपका बैकग्राउंड मास्टर्स उसमें था? मेरे मास्टर्स मेंटेनेंस इंजीनियरिंग एंड ट्राइवोलॉजी में है सर। मेरा, मैं जो अभी जो वर्क कर रहा हूँ सर, वो मशीन डिजाइन सेक्शन की बात कर रही है। अच्छा, तो इसलिए उन्होंने वहां से उठा लिया। वहीं से उठा लिया सर। और चूंकि मेरा हम्म ट्राइवोलॉजी था सर, तो ट्राइवोलॉजी का जो पार्ट है, ये जो बेल्ट एंड ड्राइव हम्म सिस्टम है सर, वो हम्म ट्राइवोलॉजी का ही पार्ट है सर। तो हम्म उन्होंने वहीं से उठाया और शुरू हो गए वहीं से सर। और जो मैंने वहीं पे, जैसे जो मैंने कीवर्ड्स फेंके ना सर, हम्म कि जैसे जो उन्होंने बोला गियर, गियर ड्राइव, ये ड्राइव, तो हम्म, बाकी जो मेंबर्स थे हम्म, उन्होंने सर वहीं से क्वेश्चंस पूछे। अच्छा, तो मतलब सर आपने शुरू में जो आपने कीवर्ड्स दिया, बोला है। मोर और लेस, वो लोग से तैयार करके नहीं आते ना सर, से क्योंकि एक आदमी के लिए तैयार करेंगे, दो आदमी के लिए तैयार करेंगे, 100 आदमी के हम्म लिए तैयार कैसे करेंगे सर। हम्म तो वो लोग उधर ही, जो उसी बीच में जो उनके दिमाग में आता है, जो बन हम्म पाता है वहां पे, वही पूछ देते हैं। जो आप बोलोगे मुंह से उससे रिलेशन अगला क्वेश्चन बोलना यस लगेगा। सर, उसी से रिलेटेड वाला क्वेश्चन पूछ लेंगे सर। तो आप इस तरह से सर इंटरव्यू को ड्राइव भी कर सकते हैं अपने डायरेक्शन में। अच्छा, आपका रामनिवास में देख रहा हूँ आपने बियर्ड रखी हुई है, तो क्या इंटरव्यू में आपने रखी थी, ये कुछ क्लीन शेव था? नहीं सर, प्योर प्योर सर। एक्चुअली मैं, मेरा जो जूनियर है वो जूनियर भाई ही है सर मेरा, वो भाई जैसा ही है वो। हम्म, तो वो सर ये सब जो गेटअप वाला काम है सर, वो वही देखता है। अच्छा। तो मैं हम्म बोल रहा था सर कि मैं इस इंटरव्यू में सर, उसने मतलब बहुत ही हेल्प किया सर। जैसे मैं बताया सर कि आपका चैनल भी उसने रिकमेंड किया। हम्म तो जब मैं बोल रहा था कि मैं पूरा ये करूंगा, क्लीन हम्म सेव करके जाऊंगा, हम्म तो वो बोल रहा था कि सर आप कतई चौमू लगोगे। से बोला कि आप थोड़ा सा दाढ़ी रखो, इसमें आप थोड़े ठीक लगोगे। तो मैं अच्छा, इतना बड़ा नहीं था सर, पर थोड़ा थोड़ा था छोटा, और ये चीजें ज्यादा मैटर नहीं करती सर, मुझे लगता है। आपने ट्रिम करवा के गए होंगे प्रॉपर हाँ तरीके ट्रिम है ये सर, एक या दो से। पे मैं ट्रिम करवा के गया था सर उस टाइम। हम्म, हम्म। अच्छा, ड्रेसिंग के बारे में कुछ बता सकते हैं, ड्रेसिंग ड्रेसिंग सेंस के बारे में रामनिवास, कि बच्चों सर को कैसे ड्रेसिंग सर, ड्रेसिंग डाल के जानी चाहिए? सर ड्रेसिंग सर मेरा फॉर्मल ही था। हम्म और टाई टाई थी सर। मैं कोट भी लेके गया था सर, पर हम्म अनफॉर्चुनेटली उस टाइम मेरा कोट कहीं खो गया सर पहनने से हम्म, पहले। अच्छा। मतलब वो लोग सर चार पांच जगह बैठाते हैं ना, एक जगह बैठाया शुरू में, फिर हम्म एक जगह कोविड टेस्ट किया, फिर एक जगह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया, फिर एक जगह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया। हम्म तो मैं वो सारा कुछ ले लेके चल रहा था और बीच में वो कहीं छूट गया। हम्म, हम्म, पर वो मुझे लगता है सर कि आपको जैसे होना चाहिए सर, कि वो एक ब्लेजर, टाई, हम्म, फॉर्मल शर्ट्स, शूज, हम्म, वो पैंट्स, ये सारा पूरा जो जैसे लेते हैं ना सर सिविल सर्विसेज वाला, हम्म, वैसे ही करके जाना चाहिए सर। गुड, दैट इज हाउ इट इज। यस सर। वैसे रामनिवास साहब ने बहुत डिटेल में बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की हैं सारी चीजें। यस अब वी हैव सर। ऑलमोस्ट रीच टू एन एंड ऑफ दिस सेशन। आप कोई टिप्स या कोई पॉइंट्स बहुत प्रिसाइज वे में उन स्टूडेंट्स को देना चाहें जो आपको सुन रहे हैं, जो फ्यूचर में इन डायरेक्शन में जाना चाहेंगे? सर मैं उनको सर यही बोलना चाहूँगा कि जो टीचर्स आपके हैं, जो, उनको सर आप फॉलो कीजिए, वो जो बोल रहे हैं उनको सुनिए। क्लास में सर 100 बच्चे रहते हैं, हम्म टीचर सर क्लास में पढ़ाते हैं, 100 बच्चों को पढ़ाते हैं, हम्म पर कोई एक बच्चा टॉप करता है सर, हम्म और कई बच्चे फेल भी हो जाते हैं। हम्म तो सर मुझे लगता है कि टीचर्स जो भी हैं सर, अगर आप अच्छा टीचर बनना चाहते हैं तो हम्म आपको एक अच्छा स्टूडेंट होना होगा। हम्म, सही बात है। तो उनको, टीचर को सुनिए सर, जो भी गाइड्स हैं या जो भी मेंटर है उनको सुनिए। ये लोग हम्म एक्सपीरियंस लोग हैं, और सच में एक्सपीरियंस लोग हैं। और हम्म ये जो बोल रहे हैं उनका कोई मतलब है।
और कभी कभी सर ऐसा आ जाता है ना टाइम की टीचर ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, 4 बार बोला, 5 बार बोला, फिर वो बोलना ही छोड़ देते हैं। हम्म, तो ये ऐसे में उन लोगों का भी नुकसान हो जाता है ना, जो रियली में सुनते हैं उनको। सही है। हम्म, तो मैं चलिए यही बोलना चाहूंगा सर लास्ट में कि हम्म, आप अगर एक अच्छा टीचर बनना चाहते हैं तो एक अच्छा स्टूडेंट, उससे पहले आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनना होगा। सही बात है। एक अच्छा टीचर वही हो सकता है जो अच्छा स्टूडेंट भी है। यस सर, यस और सर, टीचर एग्जैक्टली। बनने के बाद भी, क्योंकि अब जब आप टीचिंग करना स्टार्ट करेंगे ना रामनिवास, तो आप एक चीज रियलाइज करेंगे कि आपने इतना पूरे अपने स्टूडेंट लाइफ में चीजें नहीं सीखी होंगी जितना आप एक सब्जेक्ट को एज अ टीचर जब पढ़ाएंगे ना, तो आप कहीं ज्यादा चीजें सीखेंगे। क्योंकि यस सर, एज अ टीचर जब आप जाते हो तो आपका अलग तरीके से उस सब्जेक्ट्स को पकड़ने का और उसको पढ़ाने का वो बनता है। प्लस आपके जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। यस सर, तो अगर वो एप्टीट्यूड है आपके अंदर कि नहीं, आप एटीट्यूड के अपने एज अ स्टूडेंट से सीखना है, तो आप एक यस अच्छे सर, टीचर हमेशा बनेंगे। यस सर, और ये वंडरफुल प्रोफेशन है जो आप ऑलरेडी फील करते हैं, वो आपका आप उसको क्रेडिट भी देते हैं कि टीचर्स की वजह से ही आप यहाँ तक पहुंचे। तो यस सर, वो एक बहुत वंडरफुल चीज है। एंड इसकी यस सर, रिक्वायरमेंट है, आज की यस डेट सर, में इसकी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि हम देख रहे हैं जैसे एजुकेशन का भी, मैं आपको बताऊं रामनिवास की नया ट्रेंड है अभी। ये चीजें पहले नहीं थी, पहले टीचर स्टूडेंट का रिलेशन अलग होता था। अब ये चीजें चेंज हो रही हैं। यस इनफैक्ट सर, कई बार तो टीचर की जगह पे आप एक लैपटॉप या एक आप मशीन को लगाने की ट्राई करते हैं। तो टीचर कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बिकॉज इज फार यस सर, और देन दिस। और स्कूल से लेके कॉलेज तक आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बता सकते हैं, यस सर, आपको सीखने का होना चाहिए। अब यस जैसे सर, आपने एग्जांपल दिए 100 बच्चों में से कौन सीखेगा, इसके ऊपर डिपेंड करता है। यस सर, तो आप में वो लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, अगर आप में है तो आप अपनी लाइफ में हमेशा अच्छी चीजें लेके जाएंगे। दैट इज यस समथिंग विच इज द बेस्ट। एंड सर, रामनिवास दूसरा, आई ऑल्सो वांट टू टेल यू लाइक द प्रोफेशन विच यू हैव टेकन इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन। यस शायद सर, यही एक ऐसा प्रोफेशन है जिससे कंट्री का जो फ्यूचर है वो डिसाइड होता है। यस सर, बाकी डॉक्टर इंजीनियर्स दे डील विद द मशीन्स और दे डील विद द पेशेंट, बट टीचर डील्स विद ह्यूमन बीइंग, जो एक अलग शेप उसका दिया जा सकता है और वो यस सर, डेस्टिनी डिसाइड कर सकता है कंट्री का। आपको यस सर, अपॉर्चुनिटी मिली है एंड आई एम वेरी श्योर यू आर गोइंग टू मेक फुल यूज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। यस सर। At the end, let me thank you, Ramnivas, once again for giving your थैंक यू, time to me, and I थैंक यू wish वेरी you मच all सर।